अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है तुम अजनबी नहीं। साइदा नूरुल नैन ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। नावल की तरफ पढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। हया सुनसान सड़क पर तेज तेज चलती हुई आ रही होती है। हाथ में एक भारी बस्ता होने के बस चलते चलते डगमगा रही होती है। इसी अफरा तफरी में आगे से आने वाली गाड़ी को देख नहीं पाती, पर हारस फ़ौरन ही से अपनी गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर लेता है। हारस बड़े ही गुस्से से हया की जानिब देखता है। जब हया गाड़ी के हेडलाइट्स की रोशनी को अपने खूबसूरत हाथों से रोक रही होती है, इतने में हार्स खिड़की खोलते हुए कहता है, मरने का इतना शौक है तो ट्रेन के सामने जाओ, गाड़ी के नहीं। हया तेज से चल कर आती है और गुस्से से कुछ कहने वाली होती है। इतने में उसे ख्याल आता है कि ये साहब शरीफ लग रहे हैं और रात के इस वक्त कोई सवारी नहीं मिलने वाली। इसे मदद लेनी होगी। हारस मज़ीद गुस्से से कहता है, सुने आप मेरा वक्त ज़ाया क्यों कर रही हैं। इस पर हया मुस्कुराते हुए कहती है, आप ना काफ़ी अच्छे घर से लग रहे हैं, आप मेरी मदद कर दें, मुझे लिफ्ट चाहिए। हारस हैर से देखते हुए कहता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त आप अकेली यहाँ कर क्या रही हैं। देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। हया कहती है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आप मुझे गलत मत समझें। हारस हमदर्दी से देखते हुए कहता है, अच्छा। और हया जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। हारस गाड़ी चलाना शुरू करता है और पूछता है, क्या बात है, आप बताएंगे। हया खिलाते हुए कहती है, उड़ते उड़ते आप तो बड़े बेसब्रे अरे अरे आप तो बड़े बेसब्रे हैं, बताती हूँ ना। हारिस कहता है, जी जी ठीक है। हया सोचने लगती है, अब इसे क्या बताऊँ, कोई कहानी बनानी पड़ेगी। हारिस फिर हैरानगी से देखते हुए कहता है, आप ठीक तो है ना। मेरा ख्याल है आप सोचती बहुत हैं। हया हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, क्या करें, हम लोगों को सोचना पड़ता है। हम आप लोगों जैसे अमीर नहीं है ना, इसलिए। हारिस तजस्सुस से देखता है और कहता है, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। हया, जी जी बिल्कुल, मैं ठीक जवाब देती हूँ ना। वो दरअसल बात ये है कि मैं किराए पे रहती थी ना, वहाँ इन लोगों ने मुझसे घर खाली करवा लिया। हाँ, हैरानगी से कहता है, तो इसका मतलब आप वहाँ अकेली रहा करती थी। हया, जी तकरीबन। हारस, इसका क्या मतलब है। हया, इसका मतलब ये हुआ कि मालिक मकान बहुत अच्छे लोग थे, मेरी फैमिली जैसे थे। हारस गाड़ी रोकते हुए, उफ खुदाया, अगर अच्छे थे तो निकाला ही क्यों। मैडम, आप कहानी पे कहानी बना रही हैं, और वैसे आप यूँ भागते हुए क्यों आ रही थी। हया रोने का नाटक करने लग जाती है और कहती है मेरे खुदा, यहाँ कोई अच्छा इंसान नहीं है। इस इंसान को इतनी समझ नहीं कि इस वक्त जब लड़के पीछे लग गए तो लड़की भागेगी ही। हर्ष, तो आप इस वक्त यहाँ मौजूद ही क्यों हैं। हया वो उसे देखती है, सामान उठाती है और कहती है, हमेशा लड़की ही गलत होती है। वो गाड़ी से निकल कर जाने लगती है। वो काफ़ी आगे चली जाती है। हास गाड़ी उसके सामने ले जाता है। वह गुस्से से खिड़की तक आती है और कहती है, सुने मिस्टर, हेलो, आप मुझे भले इंसान लग रहे थे इसलिए मदद मांगी, पर अब बिल्कुल गलत लग रहे हैं और मुझे कमज़ोर मत समझिएगा। हास, क्या कही जा रही हो, मतलब कुछ भी। मुझे एहसास हुआ कि आप वाकई किसी मसले में होंगी। खैर, मुझे इन लफ्ज़ों के लिए माफ़ कीजिएगा। फिर हंस बैठने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए या मुंह बनाते हुए बैठ जाती है। हारस, आपको कहाँ छोड़ना है बस ये बता दें। हया, मेरी कोई मंजिल नहीं। हारस हमदर्दी से देखते हुए लेके जा रहा होता है और साथ साथ गाड़ी भी चला रहा होता है। हारस, जी फिर मैं आपको कहाँ छोड़ूं। हया, जी आप मुझे किसी होटल छोड़ दें। हारस को अब हया से मज़ीद हमदर्दी होने लगी और हया का मकसद भी यही था, क्योंकि ना उसके पास पैसे थे ना ही ठिकाना। फिर काफ़ी सफ़र तय करके हारस से घर के सामने गाड़ी रोकता है, जो बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है। हया हैरानगी से देखते हुए कहती है, ये घर है, ये आपका घर है। हारस, जी मोहतरमा। फिर घर के बड़े बड़े से दरवाजे गार्ड्स खोलते हैं। हारस गाड़ी अंदर लेकर जाता है और फिर गार्ड्स आकर गाड़ी के दरवाजे खोलते हैं। हारस हया गाड़ी से बाहर आते हैं। हया मुंह में घर की तारीफ किए जा रही होती है और हारस उसे हैरानगी से देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अंदर जाते हैं तो सामने बड़े से डाइनिंग रूम में हारिस का सारा ख़ानदान बैठा होता है। दादी, अम्मी, अब्बू, बहन और भाई सब दोनों को देखकर खड़े हो जाते हैं। हारिस को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या समझ रहे हैं। हारिस परेशानी से उन्हें देखते हुए कहता है, देखिए सब मेरी बात सुने। इतने में हारिस की बहन हानिया भाग कर आती है और यहाँ से कहती है, भाभी आप आ गई। हारिस
हया हारस एक दूसरे को देखकर कहते हैं, भाभी इतने में छोटा भाई हानिया से कहते हैं, आप ही हमारी भाभी आ गई है। और बाकी घर वाले भी खुश हो रहे होते हैं। हया मन में सोचती है, इस पागल का तो सारा खानदान ही किसका हुआ है। और हया नहीं बड़े हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। हारस दादी के पास आता है और कहता है, दादी ये लड़की वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। दादी तो हारस, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आज हम अपनी दोस्त को मिलवाने के लिए लाओगे। अम्मी दादी के बराबर से आती है और कहती है, बेटा इसलिए तो हम यहाँ जमा हैं, वो भी सारे दिन से। अब वो हारस ये नताशा नहीं है क्या। अब सबके मन में यही सवाल था कि आखिर फिर ये कौन है। फिर हारस हया की सारी कहानी सबको सुनाता है और सब बड़े ही तवज्जो से सुनते रहे होते हैं। सबको हया से हमदर्दी होने लगती है, सिवाय दादी के। अभी कहानी मुकम्मल हुई ही थी कि दादी अचानक से खड़ी होती है और कहती है, हरगिज़ नहीं, 1-2 दिन क्या, 1 घंटा भी नहीं, अभी निकालो इसे हमारे घर से। बेटा तुम्हें अंदाज़ा है लोग क्या कहेंगे। हारस, दादी इस वक्त ये कि क्या कहाँ जाएगी। अब वो आप कुछ कहें ना। वो, बेटा तुम्हारी अम्मी और दादी जो फैसला करेंगे। बड़ी नींद आ रही है। अब वो उठकर चले जाते हैं। बच्चे उन्हें शब्बा खैर कहते हैं। अम्मी दादी से कहती हैं, अम्मी जान इस वक्त ये कहाँ जाएगी, अकेली लड़की है और उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। हया आंखों में आंसू दिए अपना सामान उठाती है और जाने लगती है। फिर मोड़ते हुए कहती है, माफ़ कीजिएगा दादी, पर रात के इस वक्त ही आपकी वो लड़की भी आने वाली थी क्या। जब तब लोग बातें नहीं बनाते। हारस हया को गुस्से से देखते हुए कहता है, मेरी दादी ने कह दिया बस, अब आप यहाँ से चली जाएं। हया जाने लगती है। इतने में दादी कहती है, रुक जाओ लड़की। वो फ़ौरन दादी के पास हया के पास आती हैं। तमाम घर वाले ये सब हैरानी से देख रहे होते हैं। दादी, बेटी माफ़ करना, मैंने अभी तुमसे जो गलत था, या उसे ना कहने। आप बड़ी हैं दादी, मगर गलती बड़ों से भी हो जाती है बेटा। अम्मी हया के पास आती हैं और कहती हैं, बेटा वाकई बाज़-औक़ात बड़े भी गलती पर होते हैं। दादी हानिया से कहती है, हानिया जाओ बहन को कमरे में ले जाओ। हानिया जल्दी जल्दी आती है और कहती है, जी जी बिल्कुल ज़रूर दादी। असद भी हानिया के साथ होता है। हया, शुक्रिया दादी का। शुक्रिया आंटी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप सबका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। दादी ये कहते हुए चली जाती है। कोई बात नहीं बेटी, जीती रहो। फिर आंटी भी चली जाती हैं। हया हानिया के साथ कमरे में चली जाती है। हया हानिया का बड़ा सा कमरा देखकर हैरान हो रही होती है। हानिया, जब तक आपका कमरा तैयार नहीं होता आप यहाँ मेरे साथ ही रहेंगी। हया, हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम मेरे लिए बहनों की तरह हो। हानिया, जी बिल्कुल, पर यहाँ आप तंग ज़रूर होंगी क्योंकि ये कमरा छोटा है ना, इसलिए। पर है अच्छा, मेरा साथ बहुत देता है। हया, क्या ये कमरा छोटा है। नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा और सीन है। कमरे को देखते हुए कहती है हानि, क्या वाकई, मैं तो दूसरे कमरे में शिफ्ट होने वाली थी। अच्छा हुआ आपने ये बता दिया। हया मुस्कुराती है। अगले दिन हार्स की गर्लफ्रेंड घर आती है, जो कि बहुत मॉडर्न होती है। वो अंदर आती है तो देखती है कि सभी घर वाले ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं। नताशा सबको देख के मुस्कुराती है और सब उसे हैरानगी से देख रहे होते हैं। नताशा, हेलो, मैं हारिस की जीएफ। फिर सब उससे मिलते हैं। नताशा किसी को पसंद नहीं आती। थोड़ी ही देर में हारिस भी आ जाता है। वो फ़ौरन ही हारिस के गले लग जाती है। फिर वो हया को आते हुए देखती है और कहती है, हारिस, क्या नई नुकरानी रख ली है तुम लोगों ने। हानिया, क्या आपके घर में इतनी खूबसूरत नुकरानियाँ होती हैं। बताए। नताशा मोर बनाते हुए कहती है। इस बात पर असद जोर से हंसता है और हया मुस्कुराती है। फिर हारिस असद को गुस्से से देखता है और कहता है, हानिया, असद, नताशा, हारिस, मेरी जान, मेरे बच्चे। दादी, क्या जान कहा इसने, धीरे से अम्मी के कान में कहती है हानिया। बच्चे क्या, असद की जानब देखते हुए कहा। फिर नताशा हया के पास जाती है और कहती है, अगर ये नुकरानी नहीं है तो कौन है, यहाँ क्या कर रही है। हर्ष, बोलो हर्ष, मैं तुम्हें बताता हूँ। और दरअसल बात यह है कि नताशा, जो भी हो बस निकालो इसे। ये फ़ौरन मुंह बनाते हुए कहती है। सारे घर वाले खड़े हो जाते हैं। हारिस नताशा के सामने जाता है और कहता है, ये क्या कह रही हो नताशा। नताशा, निकालो इसे बस, मैंने कह दिया ना, गुस्से से। हया, हारिस, आपका मुझ पर एहसान है, आपने मुझे अपने घर में जगह दी, पर अब लगता है मुझे जाना होगा। आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हुए सब उदास होने लगते हैं। हया जा रही होती है और नताशा खुश हो रही होती है और हारिस का हाथ पकड़ रही होती है। हारिस फ़ौरन हाथ छुड़ाता है और हया से कहता है, हया रुक जाए,
नताशा की तरफ देखते हैं और कहता है, वो कहीं नहीं जाएगी, अगर तुम्हें जाना है तो चली जाओ, क्योंकि ना मैं तुम्हें जवाबदेह हूँ और ना ही तुम्हारा गुलाम हूँ। सब खुश हो जाते हैं और नताशा पाँव पटकते हुए चली जाती है। हर्ष हयाक से मुखातिब होकर कहता है, मैंने इसको ये सब इसलिए कहा है कि वो ये ना समझे कि किसी को भी बेइज्जत करने का उसे इख्तियार हासिल है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जाना चाहें तो चली जाएँ, रुकना चाहें तो रुक जाएँ। वो ये कहकर चला जाता है। फिर सारे घर वाले हया से गले मिलते हैं, खुश होते हैं। बहुत जल्दी सभी घर वाले हया से काफ़ी मुतासर हो जाते हैं और हया भी सबसे घुल मिल जाती है, जैसे कि असद के साथ खेलना, उसे पढ़ाना, हानिया के साथ बातें करना, अम्मी के साथ घर के कामों में मदद करवाना, दादी की खिदमत करना वगैरह। पर हारस सिर्फ उसकी मदद करता था, कभी भी उससे मदद ना लेता था। हारस उसे सपोर्ट करता था उसके ख्वाब पूरे करने में। हया एक बेहतरीन राइटर बनती जा रही थी और उसकी कहानियाँ किस मोड़ पर जा रही थी, ना ये हया जानती थी, ना ही हारस। हया बाल सुखाते हुए कमरे से बाहर निकल रही होती है और सामने से हारस भी आ रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हारस एकदम से गुस्से में आता है, ये बाल वगैरह अपने कमरे में सुखाया करो, वैसे यहाँ ऊपर क्या कर रही हो तुम? हया कहती है, वो दादी ने कहा था ऊपर वाले कमरे में रह लो, जब तक नीचे वाले कमरे का एसी ठीक नहीं हो जाता। इतने में वहाँ हानि आ जाती है और हारस हया को एक साथ देखकर एकदम उसके मुंह से भाई भाभी निकल जाता है। हया हारस एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, भाई भाभी क्या? हानिया फिर जल्दी से कहती है, ओ सॉरी सॉरी, माफ़ कीजिएगा, वो दरअसल साथ देखा ना इसलिए, मुस्कुराते हुए कहती है। फिर हारस ओ अच्छा अच्छा कहते हुए चला जाता है और हया हानिया का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है। वो दोनों बेड पर बैठी होती हैं। हया हानिया से पूछती है, हानिया हारस और नताशा फिर से एक हो गए हैं क्या? परेशान होते हुए। हाँ हानिया, बिल्कुल ऐसा ही है, उसने भाई के सामने ड्रामा किया और भाई उसकी बातों में आ गए। हया ओ अच्छा। हया और हानिया नीचे डाइनिंग रूम में बैठे टीवी देख रही होती है। इतने में नताशा आ जाती है। वो हया को मुंह बना के देखती है और हानिया से कहती है, हेलो हानिया, हारिस है क्या घर पर? हानिया, अरे नहीं नहीं भाई, घर पर नहीं है, वो तो साइम के साथ कहीं गए हुए हैं। मुस्कुराते हुए कहती है नताशा, क्या वाकई? पर साइम को तो मेरे साथ है। क्या वाकई? पर साइम तो मेरे साथ है, हैरान होते हुए। फिर हानिया मुकलाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, किसी और दोस्त के साथ गए होंगे। नताशा हानिया को गौर से देखती और चली जाती है। हानिया, या हानिया, वो मुझे ऐसे देखती है तो समझ आता है, पर तुम्हें क्यों? हानिया, वो इसलिए क्योंकि मैंने उसे बैठने तक के लिए भी नहीं कहा, और हमें क्या, वो क्या सोचे, हम अपनी फिल्म देखते हैं। हया, हानिया ज़रा रुको, मैं अब अपने रूम से आ रही हूँ। हानिया सहलाती है। नताशा घर से बाहर जाकर कहती है, हया को तो छोड़ूंगी नहीं, इस हानिया को भी देख लूँगी। फिर वो गाड़ी के पास जाती है तो साइम गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है, क्या हुआ, हारिस कहाँ है? नताशा, हारिस घर पर नहीं है। साइम, अरे नहीं तो, अभी तो मेरी बात हुई है, वो कह रहा है कि आ रहा हूँ। नताशा, इसका मतलब हानिया झूठ बोल रही थी। पैर फटते हुए कहती है साइम, देखो नताशा, इस बात का जिक्र अब हारिस से ना करना, हानिया मजाक कर रही होगी। समझाते हुए नताशा, हाँ हाँ ठीक है। फिर वो मन में कहती है, हानिया को नहीं पर हया को फंसाऊंगी और हानिया को सज़ा इसी ही में मिल जाएगी। हारस ऊपर से नीचे आ रहा होता है और हया ऊपर जा रही होती है। हारस हया से पूछता है, सुनो हया, वो नताशा नीचे आई है क्या? हया कहती है, आई थी, हाँ भी और नहीं भी, मतलब अब गई। हारस, मगर क्यों? उसने तो मेरे साथ जाना था। गुस्से से कहता है हया, मुझे नहीं पता, अब आप ये तो हानिया से पूछें। ये क्या कर, हाँ हीरा। हया जाने लगती है। हारस उसे ज़ोर से पकड़ता है और कहता है, ज़रूर उससे तो उसने कुछ कहा होगा। गुस्से से मैंने हारिस उसे हारस, खामोश, बिल्कुल चुप। मुझे अच्छे से मालूम है, हर तरह की बेवकूफ़ियाँ तुम ही करती हो। हया, मुझे दर्द हो रहा है। हारिस आंखों में से आंसू निकलता है। हारिस फ़ौरन से उसे छोड़ देता है और चला जाता है। हया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, अपना सामान बांधने लगती है। ये सब एक नुकरानी देख लेती है और वो फ़ौरन जाकर हानिया को बताती है। हानिया भागती हुई आती है और हया से पूछती है, हया ये क्या कर रही हो? तुम रो रही हो क्या? हया, हाँ, क्योंकि हारिस हमेशा मुझे गलत समझते हैं, मैं जा रही हूँ। हानिया रोते हुए हानिया हया को गले लगाती है और आंसू साफ करते हुए कहती है, अच्छा बताओ तो हुआ क्या है? हाँ हाँ, हिया आनिया को सब कुछ बताती है।
हया हानिया को सब कुछ बताती है। हानिया, ये सब बहुत गलत हुआ है हया, मैं मानती हूँ और मैं भाई से बात करूँगी, वो तुम्हें सॉरी भी करेंगे। तसल्ली देते हुए हया, मुझे उनकी सॉरी नहीं चाहिए, बस इज्जत से बात कर लिया करें। हानिया, हाँ हाँ वही वही, तुम फिक्र ना करो। फिर कुछ देर बाद हारिस आ जाते हैं। हानिया दरवाजे पर ही उसका इंतज़ार कर रही होती है। हारिस गाड़ी से उतरता है और हानिया से हानिया की तरफ देखता है, फिर उसके पास जाता है और पूछता है, हानिया सब खैरियत है ना? हानिया, नहीं है खैरियत, हया जा रही है। हारिस, ओह अच्छा, पहले गलती की और अब मजलूम भी खुद ही बन रही है। हंसते हुए कहता है हानिया, भाई उसने कुछ नहीं किया, मैंने मजाक किया था नताशा से। हारस, मतलब पर नताशा तो हया का नाम ले रही थी। हैरानगी से पूछते हुए, हानिया जी वो इसलिए कि नताशा हया को पहले दिन ही से ही पसंद नहीं करती और मैं नताशा को भाई आप हमेशा हया को सताते हैं, पर अब वो चली जाएगी। हानिया उदास होते हुए ये सब कहकर चली जाती है हया के कमरे में। हारिस को बहुत एहसास होता है, वो हया के कमरे में आता है। फिर हानिया से कहता है, हानिया तुम मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाओ, मुझे हया से कुछ बात करनी है। हानिया जाने लगती है तो हया उसे रोकती है कि हानिया हया से कहती है, सॉरी हया, इस बार भाई की बात माननी होगी। वो कमरे से चली जाती है। फिर हया भी उसके पीछे जाने लगती है तो हारिस दरवाज़ा बंद कर देता है। हया कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? हारिस, बेफिक्र रहो, कुछ गलत नहीं। हया, मालूम है मुझे। हारिस, इतना जानती हो? हया, इसमें नहीं रुक अब मैं नहीं रुकने वाली। हारिस, अच्छा ना बाबा, माफ़ कर दो, अब कभी गुस्सा नहीं करूँगा। हया, रहने दें, आप हमेशा गुस्सा करते हैं और आगे भी यही करेंगे, मुझे पता है। हारिस, यार मान जाओ, वरना अम्मी दादी सबको पता चल जाएगा ना कि फिर मेरी तो खैर नहीं, सबको तुम्हारी आदत सी हो गई है हया और आपको। हारिस, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, तुम यहाँ से जाओ, मेरा गुजारा नहीं तुम्हारे बगैर। हया, क्या वाकई? दोनों हंसने लगते हैं। हारिस, ऐसे कौन हंसता है? या देखते हैं आप फिर से शुरू में चली ही जाती हो। हारिस, अरे अरे मजाक कर रहा हूँ। सब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, इतने में हानिया भागती हुई आती है और कहती है, मैं भाई और उनके दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ। खुशी से झूमते हुए असद फ़ौरन कहता है, कहाँ? हानिया, जहाँ भी, पर छोटो तुम तो बिल्कुल कहीं नहीं जाओगे। असद, अम्मी आप देख रही हैं ना, बाजी हमेशा मेरे साथ यही करती हैं। उदास होते हुए कहता है, अम्मी असद को प्यार करती है। हानिया मुस्कुरा रही होती है। इतने में हया आके असद से कहती है, असद हम दोनों साथ होंगे ना, देखो खूब सारा खेलेंगे और आपको स्कूल भी तो जाना है ना। दादी अम्मी हया को मुस्कुरा कर देख रही होती हैं कि इतने में हारिस आ जाता है और कहता है, हया तुम भी साथ नहीं होगी क्योंकि तुम भी हमारे साथ जाओगी। तानिया और भी ज़्यादा खुश होने लगती है, बाकी सब भी। हया कहती है, नहीं मैं नहीं हारिस, मैं नहीं जाऊँगी, आपके दोस्तों वगैरह में मेरा क्या काम। हानिया, हया मैं भी तो होंगी ना, बड़े हैं बड़े ही मासूमियत से कहती है। हारिस, बिल्कुल, वो हानिया तुम्हारे बगैर वहाँ बोर हो जाएगी। अम्मी बेटा हया चली जाओ, यही दिन होते हैं घूमने के, हम सब अपना ख्याल रख लेंगे, तुम कुछ दिनों की तो बात है हया। ये अच्छा हानिया, उसका मतलब हाँ है। फिर वो सब पैकिंग वगैरह करते हैं और चले जाते हैं। हारिस, हया, हानिया, नताशा और साइम एक गाड़ी में होते हैं, बैठे होते हैं, बाकी दोस्त दूसरी में। नताशा हया को देखकर मुंह बना ले रही होती है क्योंकि हया गाड़ी में आगे की सीट पर बैठी थी, पर हानिया से यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। हानिया इसलिए भी खुश थी कि वो साइम के साथ है, क्योंकि हानिया साइम को बहुत पसंद करती थी और अंदर ही अंदर साइम का भी यही हाल होता है। वो लोग जाके एक होटल में ठहरते हैं, फिर इनका कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन जाता है। अचानक से उनकी दोनों गाड़ियाँ किसी सुनसान जगह पर बंद हो जाती हैं। वहाँ उन्हें मैकेनिक की कोई दुकान वगैरह नहीं मिलती। काफ़ी देर बाद उन्हें एक कैंप नज़र आता है जहाँ कॉलेज के लड़के लड़कियाँ घूमने आए होते हैं। और सब इनकी मदद करते हैं, गाड़ी को ठीक करवाने कुछ लड़के ले जाते हैं। इतने में वो सब पासिंग दी पार्सल गेम खेलते हैं। गेम शुरू होता है, एक लड़की मोबाइल फ़ोन पर म्यूज़िक चलाती है, फिर उसके बाद एक की बारी आती है। फिर हया की बारी आती है तो नताशा से पूछती है, तो डियर, तो हया फ़ौरन से कहती है डियर। हारिस हंसता है। नताशा कहती है कि सोच लो, क्या तुम कर पाओगी? हया, जी बिल्कुल। नताशा, ओ अच्छा तो ठीक है, पास ही जंगल में 5 मिनट रुक कर आओ तो मैं मानूँ। हया वाकई स्ट्रॉन्ग है। हारिस, नताशा ये कैसा डियर है? हया, ये नहीं कर सकती। हया, मैं कर सकती हूँ, वो फ़ौरन से ये कहते हुए चली जाती है। हानिया, भाई वो अंधेरे से डरती है। नताशा, ऑफ कोर्स वो लड़की नहीं, वो बच्ची नहीं है,
हारस, पर तुमने उसे कहाँ जहाँ भेजा है वो जंगल है, हद है यार। वो गुस्से से ही कहते हुए खड़ा हो जाता है। इतने में थोड़ी देर गुजरती है। वो सब परेशान होने लगते हैं, क्या यार वापस आई क्यों नहीं। और हया जंगल में जाते ही रास्ता भूल जाती है। सब परेशान होकर ढूंढने लगते हैं। हारस काफ़ी दूर तक पहुँच जाता है और उसे हया नज़र आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। हया हारस के गले लगने वाली होती है, फिर वो फ़ौरन से पीछे हट जाती है और हारस भी हैरान हो जाता है। हया, शुक्र है कोई तो आया। हारस, शुक्रिया। तुम ठीक हो। फिर इसी सना में उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है, पर वो गलत ही रास्ता होता है। या हारस में फिर से गुम होना नहीं चाहती। हारस, मैं होने भी नहीं दूंगा। मेरा मतलब है कि मैं सही रास्ता बता रहा हूँ। अगर तुम्हें भूखे शेर का खाना बनना है तो तुम यहीं रुक सकती हो। या अरे अरे, नहीं नहीं, रास्ता गलत है या सही, ये पता नहीं, पर आपका साथ जाने के लिए तैयार हूँ। फिर वो दोनों इस रास्ते से जाते हैं और काफ़ी देर तक चलते रहते हैं और दूसरी तरफ से बाकी सब भी पहुँच जाते हैं। और हानिया बहुत खुश होती है। नताशा हारस से बात करना चाह रही होती है, पर हारस बहुत गुस्से में होता है और कहता है तुम अभी थोड़ी फ़ौरन ही वापस जा रहे हैं। फिर वो रवाना हो जाते हैं फ़ौरन ही। जल्द ही वो पहुंच जाते हैं। हारिस नताशा और साइम को वो उनके घर छोड़ता है। फिर वो अपने घर पहुंच जाता है। या गाड़ी में सो जाती है। हानिया इतनी थकी होती है कि वो फ़ौरन उसे अंदर चली जाती है। फिर हया को सोता हुआ देखा हारिस जगाते हुए कहता है, हया उठो, हम घर पहुंच गए हैं। या नींदों में ही कहती है, सोने तो क्यों उठा रहे हो जान। हारिस चौंकते हुए कहता है, क्या। हया फ़ौरन से उठ जाती है और कहती है, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर तेज़ी से अंदर भाग जाती है और हारिस हैरानगी से देखता है। अगले दिन हारिस हया के कमरे का दरवाज़ा बजाता है। हया खोलती है, फिर कहती है, हारिस आप। हारिस, मैं नहीं आ सकता क्या। हया, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप आते ही नहीं ना, इसलिए कह रही मुस्कुराते हुए। हारिस, मुझे तुमसे बात करनी है। हया, मुझसे। हारिस, हाँ जी आपसे, पर अंदर तो ला लो। हया, ओ जी जी, आई आई है वो। फिर हारिस बैठ जाता है। हया ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी हो रहती है। हारिस कहता है, तुम भी बैठ जाओ, ऐसा लग रहा है मार के भागोगी। हाँ, हया हंसते हुए बैठ जाती है। हारिस, कल जो कुछ हुआ, मैं इसके लिए तुमसे नताशा की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। वो सब सही नहीं हुआ। हया, उन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो मेरी मदद की हमेशा की तरह। और वैसे भी मैं सब भूल चुकी हूँ। हारिस, अच्छा क्या ऐसा ही सच में अच्छा क्या ऐसा है सच में। हया, जी जी बिल्कुल। फिर हारिस मुस्कुरा के जाने लगता है। फिर मुड़ के कहता है, कार में तुम क्या कह रही थी। हया, क्या मैं कुछ कह रही थी, मुझे याद नहीं। हारिस, अच्छा खैर है, क्या आज तुम मेरे साथ बाहर खाने पर चलोगी अगर फ्री हो तो। हया, मैं हैरानगी से कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं और तुम। हया, ओके ठीक है ज़रूर। हारिस मुस्कुराता है और चला जाता है और हया भी खुशी से झूमने लगती है। शाम के वक्त हया और हारिस जा रहे होते हैं। इतने में हानिया फ़ौरन से सामने आ जाती है और कहती है, ओहो क्या बात है, साथ साथ कहीं जाया जा रहा है। हारिस कहता है, एक तो तुम भी बड़ी अजीब हो, जब हम लड़ते हैं तब भी मसला है और अब भी। हानिया, ओहो भाई, अब ऐसी भी बात, ऐसा भी नहीं है, जाओ 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 साथ जियो साथ। हया हारिस दोनों मुस्कुराने लगते हैं। फिर वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में मौजूद होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। हारिस हया से पूछता है, हया तुम्हें मेरे साथ यहाँ आना कैसा लगा। हया, बिल्कुल अच्छा लगा, और भला कैसा अच्छा ना लगेगा, आपने पहली बार इतना अच्छा रिस्पॉन्स क्यों दिया है। हारिस, पहली बार। फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर रात के वक़्त हया अपने कमरे में बेड पर बैठी किताब पढ़ रही होती है। फिर वो किताब को एक तरफ रखकर खिड़की के पास जाकर आसमान को देखती है। हारिस के साथ गुजरे सारे खूबसूरत लम्हात याद करने लगती है। फिर वो मुस्कुराने लगती है। एकदम अचानक से खुद से कहती है, क्या मैं, अरे अरे नहीं, नताशा मुझे जान से मार देगी। फिर वापस अपने बेड पर आकर बैठ जाती है और खुद से कहती है, पर हकीकत तो यही है ना, जैसे मैं अरसा दराज से नज़रअंदाज कर रही हूँ। और अब तो हारिस भी बदले से नज़र आते हैं। क्या पता उन्हें भी मेरी तरह उफ, मैं क्या सोच रही हूँ। सारी बातें अपनी जगह पर। मैं इस नताशा से डरती नहीं, क्योंकि मैं भी फिर हया खान हूँ, जो दुश्मनी पर आए तो वो भी अच्छे से निभाती। और फिर हया अपनी किताब पर पढ़ने लग जाती है। हारिस खुशी खुशी घर आता है। हया हानिया सामने ही मौजूद होती हैं। हानिया, भाई क्या बात है, आज आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए कहती है हारिस, क्योंकि नताशा और मेरा ब्रेकअप हो गया है, वो भी हमेशा के लिए। हानिया, ओहो वाकई। हया, आप इस पर खुश हो रहे हैं। हारिस, क्योंकि इसने मेरा सारा सुकून छीन लिया था। हानिया, ये तो है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए।
हारिस हाँ बिल्कुल उम्मीद है कि अब इस क़ज़ा के बाद ज़िंदगी में बस बाहर आएगी। हया हारिस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। हया अपने कमरे में होती है, इतने में एक घर में काम करने वाली आती है। दरवाज़ा खटखटाते हुए अंदर आती है और कहती है, हया बाजी आपके कोई जानने वाले आए हैं, आपका पूछ रहे हैं। गार्ड्स ने मुझे कहा कि आपको बता दूं। हया अच्छा तुम उनसे कहो कि मैं आ रही हूँ, वो मासी जी कहते हुए चली जाती है। फिर हया खुद से कहती है, मेरे जानने वाले कौन हो सकते हैं, चलो देखते हैं। बड़े ही हैरानगी से कहती है। फिर हया नीचे जाती है तो देखती है कि हया के अब्बू, भाई और हसन सामने मौजूद होते हैं। वो एकदम हैरान रह जाती है। फिर हया कहती है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं अब्बू। हया ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हम तुम्हें लेने आए हैं हया, पर मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊँगी। फिर एक गार्ड फ़ौरन से घर में जाके हारिस को बताता है। इतने में तमाम घर वाले बाहर आ जाते हैं। हया बाबा आप लोगों ने बहुत देर कर दी। ये सुनकर हया का भाई आबद कहता है, देखो हया बाबा को मज़ीद तंग ना करो, देखो हमारे साथ हसन भी है, तुम इसीलिए घर से गई थी ना, क्योंकि हम सब तुम्हारी हसन से शादी के लिए राज़ी नहीं थे। ये सब सुनकर हारिस के सामने सारे घर वाले हैरान रह जाते हैं। फिर हया के अब्बू कहते हैं, हया पहले तुम खुद नाराज़ होकर घर छोड़कर चली जाती हो और फिर लोगों के सामने मुझे बनाकर कटघरे में खड़ा कर देती हो। तुम खुशी से नहीं जाओगी तो ज़बरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा। हानिया हारिस के पास जाकर कहती है, भाई आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, रोके ना हया को। हारिस की आंखों में आंसू होते हैं। वो फ़ोन कॉल का बहाना बनाकर चला जाता है। वो ऊपर अपने कमरे की खिड़की से नीचे देख रहा होता है और हया भी इसी हसरत से हारिस का इंतज़ार कर रही रहती है कि वो उसे रोक लेगा। हया के अब्बू उसका शुक्रिया अदा करते हैं, आप सब ने मेरी बेटी को हिफाजत से रखा, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। फिर हया के अब्बू, भाई और हसन हारिस के अब्बू और दादी से मिलते हैं और हया सबसे मिलती है। हया हानिया असद बहुत रोते हैं। अम्मी और दादी बहुत प्यार करती हैं हया को। फिर वो लोग चले जाते हैं। हया गाड़ी में सफ़र के दौरान बहुत उदास होती है। हारिस बहुत उदास होता है। हानिया हारिस के कमरे में आती है और हारिस से कहती है, भाई अब ऐसे उदास होने का क्या फ़ायदा, आपने क्यों नहीं रोका हया को। हारिस भला मैं क्यों रोकता, सब तुम्हारे सामने है। उसके पापा, भाई और उसका प्यार उसे लेने आए थे। हानिया, भाई आप क्या वाकई ये तो नहीं समझ रहे कि हया इसी वजह से घर से निकली थी। नहीं भाई, वो तो अपने ख्वाबों के लिए निकली थी। हारिस जानता हूँ, पर फिर भी उसे रोकने का कोई हक नहीं रखता। वो उसके अपने हैं, उसे कभी ना कभी तो जाना ही था। वो उस अपनी खुशी से गई है। हानिया, भाई अब ऐसा तो ना कहें, सबकी खुशी नज़र आ रही है साफ। हम में से कोई खुश नहीं है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि हया चली गई, बल्कि इसलिए भी कि वो खुशी से नहीं गई है। हानिया ये बोलकर चली जाती है। हारिस फर्श पर बैठ जाता है और खुद से कहता है, हाँ मुझे मालूम है, जानता हूँ कि मैं हया के बिना नहीं रह सकता, बहुत मोहब्बत करता हूँ इससे। हया अपने घर पहुंच जाती है। अब्बू और भाई फ़ौरन मुंह बना के अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। हया की अम्मी रोते हुए उसे गले से लगा लेती है। हया भी रोने लगती है और फिर पूछती है कि अम्मी ये सब क्या था। अम्मी कहती है, बेटा हम बहुत दिनों से तुम्हारे अब्बू और भाई तुम्हें ढूंढ रहे थे। हया क्यों अम्मी, हया मेरी शहज़ादी अपनी माँ को क्यों छोड़कर चली गई थी। हया, अम्मी मैं जानती हूँ इस सब में आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपने बहुत कुछ सहा है। नदामत से कहती है, अम्मी ये बातें तो होती रहेंगी, खैर सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि तुम्हारे अब्बू हसन के लिए मान गया और तुम जहाँ रही महफूज रही। हया, अम्मी मैं आपको उन लोगों के बारे में सब बताऊँगी, मुस्कुराते हुए कहती है। अम्मी ठीक है, पर पहले मेरे हाथ से खाना तो खा ले। सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए हया, जी ज़रूर। अगले दिन हारिस अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है। हारिस का दोस्त साथ हारिस का उतरा चेहरा देखते हुए कहता है, वैसे हारिस तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। हारिस, वो खुद भी रुक सकती थी। हारिस, वो कैसे रुक सकती थी जब किसी ने उसे रोका ही नहीं। हारिस, मैं उसे किस हक से रोकता, बोलो। फिर हारिस का दूसरा दोस्त मुआज़ कहता है, पता नहीं हर प्यार की कहानी में ऐसा क्यों होता है, वो दो लोग एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते और एक दूसरे पर, पर तर पाते भी हैं। हारिस, कौन सी मोहब्बत, उसे कुछ पता नहीं है। फिर मुआज़ कहता है, तुझे इससे मिलना चाहिए, अपने दिल की बात बतानी चाहिए एक साथ। अगर तू उससे मोहब्बत करता है तो फिर इन सब बातों को में कुछ क्यों उलझा रहता है। हारिस, क्योंकि वो सिर्फ 1 साल हमारे घर रही और वो अजनबी थी, साथ थी, और तो भी था। हारिस, मोहब्बत ही ताल्लुक़ बनाती है। तू अजनबियों में और तू ऐसे ही सोचता रहा ना, तो उसके बाबा उसकी शादी कर देंगे और तू देखता रह जाएगा। हारिस, बात सिर्फ इतनी नहीं है, मुझे हसन वाले मामले का कुछ नहीं पता और फिर उसके बाबा ही ना माने तो
बाज वो हिम्मत वाली लड़की है, डट जाएगी। साथ मसले बात करने से हल होते हैं और उसे ये तो पता होना चाहिए कि हारिस उसके लिए क्या महसूस करता है। माज हारिस से उसका फ़ोन छीन कर हया का नंबर मिलाता है और हारिस उनको रोक रहा होता है और फिर कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग साथ, जो तू नहीं कर रहा और करना चाहिए। माज हारिस बात कर, माज साथ बोलना बात कर। और फिर हारिस के हाथ में फ़ोन थमा देते हैं। फिर हया और हारिस बात करते हैं, सलाम करते हैं। फिर हारिस कहता है, सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। पीछे से साथ कहता है, और ये भी। हारिस उसको आंखें दिखाता है और फिर हया से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम बाहर कहीं मिल सकती हो या क्या बात करना चाहते हैं आप। हारिस कहता है, वो तो मिलकर ही बताऊँगा हया। ठीक है, मुझे जगह की लोकेशन भेज दीजिएगा। फिर साथ कहता है, और अब हारिस बाकी काम तुम हम पर छोड़ दे। फिर साद और माज दोनों ताली मारते हैं। फिर हारिस हया से मिलने के जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। इसी वक्त हानिया उसके कमरे में किसी काम से आई होती है। वह हारिस की तैयारी देखकर कहती है, भाई कहीं खास तौर पर जा रहे हैं क्या। हैरानगी से, हाँ एक मीटिंग है। फिर सुनकर हानिया कहती है, हाँ मीटिंग तो है, पर लगता है किसी खास के साथ। मुस्कुराते हुए कहती है। इस पर हारिस कहता है, ओके दादी अम्मा, अगर आप समझ ही गई हैं तो सुने, हया से मिलने जा रहा हूँ। हानिया, क्या वाकई भाई, और ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। उम्मीद है कि फैसला आपके हक में होगा। हारिस, आमीन। हानिया, मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मैंने इस बार मोहब्बत करने के लिए ऐसे इंसान चुना है। नताशा के साथ सिर्फ गर्लफ्रेंड वाला ताल्लुक था, जो असल मोहब्बत से बहुत दूर होता है। अनिया, मैं तो यूं खुश हूँ कि आपको समझ आ गई, वरना मेरी तो सुन ही नहीं रहे थे। पारस, वैसे इस समझाने का क्रेडिट तुम्हें साद और मास को जाना चाहिए। अगर सबके पास इतनी अच्छी बहन और ज़बरदस्त दोस्त हो तो वो कभी अपने फैसलों पर पछताए ना। फिर हानिया मुस्कुराती है और आदर्श चला जाता है। हया जब अपने घर से निकलती है तो इसी वक्त हसन उसके घर आता है और हया के भाई से मिलता है और हया का पूछता है तो भाई बताते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है। अब इससे चाय का पूछता है और पर वो मना करते हुए वहाँ से जल्दी में निकल जाता है। हया रेस्टोरेंट पहुँचती तो देखती है कि हारिस वहाँ पहले से मौजूद होता है और जगह जहाँ बहुत अच्छे से सजी होती है, वहाँ हया की बहुत सी तस्वीरें लगी होती है। हया हारिस से पूछती है कि हारिस, ये सब क्या है, मतलब क्या है इस सब का। हारिस, जो तुम समझ रही हो वही मतलब है हया। पहले ही मैं बहुत देर कर चुका हूँ और अब और नहीं। हया ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, हारिस आप बहुत अच्छे हैं, पर ये सब मुमकिन नहीं, आप तो सब जानते हैं ना। इसी वक्त हसन आ जाता है और वो दोनों हैरान हो जाते हैं। हसन, ये किसी को भी नहीं खुद को धोखा दे रही है। ये सुनकर हया फ़ौरन उसे कहती है हसन, पर हसन उसे रात के इशारे से रुक जाने को कहता है। फिर उस जगह को देखता है और कहता है, ये सब क्या कितना अच्छा लग रहा है ना। हारिस और हया एक दूसरे ये समझ रहे होते हैं कि ये तंज के तौर पर कह रहा है। फिर वो एकदम से हसन का अजीब रवैया देखते हैं। हसन, हया क्या हो गया है यार, इश्क में खुद गर्ज होना चलता है यार। हारिस, पता है हया और मैं सिर्फ दोस्त थे, पर मेरी मोहब्बत की लाज रखती है बस इसने, हमेशा से बड़ा ही है इसका दिल इसका। भैया हसन, क्या हो गया तुम्हें। हसन, बिल्कुल खामोश, मोहब्बत की कुर्बानी नहीं देते ऐसे, और वैसे भी जब तुम गई तब से मेरी 1000 GF बनी पर सब ही चली जाती हैं। भैया हसन, मुझे शर्मिंदा ना करो। हारिस फिर किसी मुस्कुराते हुए जाने लगता है। हसन हया से कहता है, रुको, इसे चला गया तो हमेशा पछताओगी हया था। पर हसन बाबा, हसन, तुम्हारे लिए ख्वाब तो अहम थे उनके लिए जिनके जंग अजीम छेड़ ली थी और प्यार के लिए कोई रद्द अमल नहीं हुआ। तुम्हारे बाबा को मैं समझा लूँगा। मुझसे मुस्कुराते हुए चला जाता है और हया हारिस के पीछे जाती है और कहती है, हारिस कहाँ जा रहे हैं आप। हारिस, जब मुसाफिर को उसकी सही मंजिल नहीं मिलती तो उसे मज़ीद सफ़र करना पड़ता है। मुस्कुराते हुए कहते हैं, हया तो आपका ख्याल है कि मैं आपकी सही मंजिल नहीं। हारिस, तुम मिली ही नहीं कहाँ। हारिस, हया, हारिस ना जाए। हारिस, क्यों ना जाऊँ, मेरी खातर। हया, मेरी खातर। हारिस, मेरा ख्याल है कि तुम्हें हसन की फ़िक्र करनी चाहिए। हया, उफ, मालूम है आपको वो सब बुरा लगा, सॉरी। उफ, हारिस, ओके अब जाऊँ। हया, मर्ज़ी है। हारिस, क्या वाकई। हया, अरे यार। फिर दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर घर में हया के अब्बू हसन से बातचीत कर रहे होते हैं। हया को अम्मी किचन में कबाब तल रही होती है। इतने में हया आती है और अम्मी से पूछती है कि अम्मी कौन आया है। अम्मी, हसन आया है। हया, मुझे मालूम है वो क्यों आया है। अम्मी को आपकी प्लेट लेकर जाते हुए कहती है, मालूम तो बेटा हमें भी है।
हया क्या वाकई? फिर अम्मी के जाने के बाद कहती है, ज़माने की रफ्तार इतनी तेज़ ज़्यादा बढ़ गई है कि कल हसन को पता लगा और घर आ गया पापा से बात करने, और अम्मी को खुद ब खुद पता चल गया। चलो फिर देखते हैं अब क्या सीन है। सब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और हया भी आ जाती है। फिर बाबा तो कहते हैं, चलो अच्छा हुआ कि हया भी यहीं मौजूद है। तो हाँ हसन, अब बताओ, मार्च की पहली तारीख शादी के लिए मुनासिब है ना? वैसे भी इस सब में बड़ी देर हो चुकी है, पर अब इस नेक काम में और देर नहीं, क्योंकि अब हमें सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की परवाह है बस। और तुम इसी हफ्ते अपने अब्बू अम्मी को ले आओ, हम इनसे मिल भी हम इसे मिल भी लेंगे और मुँह भी मीठा करवा देंगे। हसन, जी अंकल, जैसा आपको मुनासिब लगे। वो हया को देखते हुए कहते हैं। हया उसे गुस्से से देख रही होती है और मुँह में बोलती है कि मुँह तो मैं करवाऊंगी मीठा, अब इस थाली के बैंगन का। फिर सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। फिर हया अपने कमरे में होती है और अपनी दोस्त महीन से फ़ोन पर बात कर रही होती है। हया, महीन, मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि ये हसन करना क्या चाह रहा है। महीन, हाँ वाकई यार, पानी तो अब सर के ऊपर से ही गुजर रहा है, मतलब अंकल से कुछ और, तुझसे कुछ और, हद ही कर दी इसने तो। हया, मैं समझ रही थी कि वो कुर्बानी दे रहा है, झूठा मकार, ढोंगी इंसान। महीन, तो अपनी अम्मी से बात करना इस बारे में, माएँ बड़ी काम आती हैं अगर औलाद हक पे हो तो। हया, बेवकूफ़ लड़की, अम्मी की इतनी घर पे चलती होती तो मैं घर से क्यों जाती? सबसे बड़ा ख्वाब है कि मेरा कि अम्मी को इज्जत इनका सही मुकाम दिलवाऊँ। माही, हया, इस काम में तो तुम्हें मज़ीद साल लग जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अब्बू तो आसानी से ये समझेंगे नहीं। हया, वैसे अब्बू के मिजाज में काफ़ी तब्दीली देखी है मैंने। नहीं, इन तब्दीलियों को छोड़ो, ये सोचो कि इस हसन का क्या करना है। हया, माहीन, इस मामले को अब मैं अपनी तरह से डील करूँगी, बहुत होगी शराफत। माहीन, ओहो वाकई, पर क्या करने वाली हो? हया, बताती हूँ। हया महीन को सब बताती है। फिर अगले दिन हसन पार्क में किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। इतने में हया को सामने से आता हुआ देखता है और फ़ौरन से उठकर वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगता है, पर हया और महीन उसे घेर लेती हैं। हसन कहता है, हया तुम यहाँ अचानक हयान क्यों हो मेरे दोस्त? फिर हसन कहता है, इत्तेफाक, काफ़ी इत्तेफाक से हुआ है ना, इसलिए। हया, हाँ तो अभी भी जनाब को किसी हसीना का इंतज़ार है क्या? हसन, इसका मतलब तुमने गेम खेला मेरे साथ, मगर क्यों? माहीन, हया ये अभी भी पूछ रहा है क्यों? हया, तुम्हें क्या लग रहा है कि हम गेम सिर्फ तुम ही खेल सकते हो? हम भी खिलाड़ी रह चुके हैं, भूल गए हो क्या? माहीन हया की तरफ देखते हुए कहती है, उफ, हया, खिलाड़ी नहीं खिलाड़न यार, तुम राइटर कैसे बन गई? इस पर हसन मुस्कुराता है और हया महीन और हसन को गुस्से से देखती है और महीन से कहती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम सीन खराब ना करो, ये यहाँ संजीदा बात हो रही है। फिर हसन और महीन फ़ौरन सीधे हो जाते हैं। फिर हया हसन से कहती है, जिस लड़की से तुमने बात की थी वो महीन थी, और ये सब हमने किसी वजह से किया था। फिर हसन याद करता है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या किसी पार्क में मिले? फिर हया हसन को वजह बताती है कि जब तुमने अपने दो रूप दिखाए, एक हारिस के सामने और दूसरा बाबा के सामने, हारिस तो तुम्हें अजीम इंसान समझने लगे फ़ौरन ही, पर वही से, पर मुझे अंदाज़ा था कि कोई तो बात ज़रूर है। अब ये बताओ बात क्या है असल? हसन कहता है, बात बाप भी डॉन, बेटी भी डॉन। माहीन हयात की तरफ देखते हुए, इस जुमले के पीछे क्या राज है? हसन, मतलब साफ है कि हया के अब्बू ने मुझे डराया धमकाया है। अब मेरी कहानी सुनो। मैं तो गया था, इनकार भी किया था, पर इसी दिन इन मोहतरमा के अब्बू जी ने मुझे बीच सड़क से उठवा लिया और अपने इस खून के प्यासे बेटे के साथ मिलकर मुझे बंदूक दिखा दिखा कर डराया। बोलो ना, अब मेरा क्या कसूर है इस सब में? हया, बेटा, बाबा तुम्हें नहीं, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? वैसे मैं इतना लंबा झूठ आखिर क्यों बोलूँगा? मुझे तो खुद तुमसे शादी नहीं करनी। माहीन हयात, मुझे 100% यकीन है इस सब के पीछे कोई बात तो होगी, वरना तुम्हारे अब्बू ऐसा क्यों करेंगे? हया खामोश हो जाती है और सोचने में गुम हो जाती है। हसन और माहीन एक दूसरे को मुस्करा मुस्करा कर देख रहे होते हैं। हया, बाबा ये सब आखिर क्यों कर रहे हैं? वो क्या चाह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। माहीन हया फिर इन दोनों को तरफ देखती है और माहीन से कहती है, माहीन मेरी जान, तुम अपनी ये मोहब्बत की दास्तां किसी और दिन लिख लेना, पर आज थोड़ा मेरे संजीदा मसले पर संजीदा हो जाओ। नहीं, हया कहते हैं माहिरन कहते हैं कि परेशान होने से कुछ नहीं होता, रिलैक्स करो फिर सोचो। हया, जी जी ज़रूर, पर मेरा ख्याल है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हसन माहीन से कहता है, वैसे आप जैसे ही कह रही थी, एक वो ग्रामर वाली बात। हया, ऐसा करने से
करते हैं कि ना कि यहाँ ट्यूशन खोल देते हैं। महीन वाकई कितना मज़ा आएगा ना। हसन बहुत फिर हया ज़बरदस्ती महीन को ले जाती है और हसन और महीन एक दूसरे को कॉल के इशारा कर रहे होते हैं। हसन हारस अपने ऑफिस में होता है और एक मीटिंग चल रही होती है। हारस का ख्यालों में गुम होता है और जब प्रेजेंटेशन वाला देने वाला लड़का हारस से पूछता है कि सर क्या ये ठीक है, तो हारस उससे कोई जवाब नहीं देता। और जब वो सब हारस को देख रहे होते हैं, फिर हारस का दोस्त माजिद उसको हिलाता है और फिर हारस सबको देखता है और माजिद से कहता है माजिद प्लीज़ तुम मीटिंग देख लो। फिर हारस वहाँ से चला जाता है। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद माजिद हारिस के रूम में जाता है और हारिस को उदास बैठा देखता है। माजिद दरवाज़ा खोलता है, खटखटाता है और अंदर दाखिल हो जाता है। फिर बैठ जाता है और 2 मिनट तक तो हारिस को देखता रहता है। फिर कहता है क्या हुआ है हारिस, सब खैरियत तो है ना? मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हैं हारिस। सब ठीक है और नहीं भी। माजिद मतलब हारिस के वालिद उसकी कहीं और शादी कर रहे हैं। माजिद मगर क्यों? जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो शादी तो तुम दोनों की होनी चाहिए ना। हारिस सिर्फ बात हया के वालिद की नहीं है, हया की भी है। पहले हया और हसन के लिए हया के अब्बू राज़ी नहीं थे पर अब वो मान गए हैं तो हया नहीं चाहती। पर एक बात समझ नहीं आ रही, जब हसन ने इस रिश्ते से इनकार करने का फैसला कर लिया था तो वो राज़ी फिर से क्यों हुआ? माजिद क्या हया के अब्बू तुम्हारे और हया के बारे में जानते हैं? हारिस नहीं। माजिद बात तो परेशानी वाली है पर दुआ कर, उम्मीद है सब अच्छा होगा हारिस, आमीन। फिर हारिस अपने घर में होता है और उसके दोनों दोस्त साद और माज भी साथ होते हैं। ये तीनों घर के लान में बैठे होते हैं। हारिस के हाथ में गिटार होता है, वो उदास होता है और साथ कहता है एक था बुलबुल गुल का दीवाना। हारिस यार ना कर साद, जब हाथ में गिटार लिए उदास बैठे रहोगे तो यही कहा जाएगा ना। माज बिल्कुल ठीक कह रहा है साद, कहीं बाहर चल, इस तरह तो फ्रेश हो जाएगा और क्या पता कोई आइडिया ही माइंड में आ जाए। हारिस कुछ दिल नहीं कर रहा यार, उदास होते हुए कहते हैं साद। इसके हाथ से गिटार लेकर कहता है चल यार। फिर वो दोनों हारिस को ज़बरदस्ती ले जाने लगते हैं। फिर ये तीनों एक आइसक्रीम पार्लर आते हैं। वहाँ पहले ही से हया, हसन और हया की दोस्त माहीन मौजूद होते हैं। हारिस फ़ौरन से ही वहाँ हया को देख लेता है, गुस्से से उठकर जाने लगता है। वो दोनों और दोस्त उसके पीछे जाते हैं और हया वाले अंदर जो बातचीत कर रहे होते हैं। माहीन या परेशान होने से कुछ नहीं होगा बल्कि इस मसले का हल तलाश करना है, तसल्ली देते हुए हया। माहीन वो मेरे बाबा हैं जो अपनी ही बेटी के साथ गेम खेल रहे हैं, मैं हारिस को क्या बताऊंगी और कैसे? हसन देखो हया, देखो हर मसला अपने साथ हल लेकर आता है, तुम परेशान ना हो, हम सब मिलकर कुछ सोच लेंगे। हया, हसन तुम तो अब्बा के धमकाने से ही डर गया और क्या करोगे? हसन ऐसी बात नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। महीन क्या वाकई? हया लो, इन दोनों की प्यार की कहानी फिर शुरू हो गई। हसन वैसे महीन ये सस्ती राइटर हमसे जलती क्यों है? महीन तुमने इतनी मुबारक खबर जो सुनाई है हया, महंगी राइटर बनो ना बनो पर चढ़ेल ज़रूर बन जाऊंगी अगर तुम दोनों अब फटाफट यहाँ से उठे नहीं तो। फिर हया उठ जाती है सीट से और कहती है बुलाया था महीन को अपने साथ, इसे फ्री में ले आई। ये बोलकर वो आगे चली जाती है। हसन बड़े लो देखो तो जब जब भलाई की है इसके साथ, इसने हमेशा खुद ही से अंदाजे लगा के ये सिला दिया है मेरी दोस्ती का। महीन चले फिर कभी मिलते हैं, मुस्कुराते हुए कहती है हसन। जी जी ज़रूर। फिर महीन चली जाती है और हसन खुद से कहता है महीन बिल्कुल मेरे टाइप की और इस असल की चढ़ेल से बहुत ही बेहतर है, सस्ती शायरा कहीं की। फिर वेटर आकर बिल पकड़ता है तो हसन कहता है लो जी। उतरा तो ऐसे रही थी कि बिल भर के जा रही है और हारिस गाड़ी लेकर चला जाता है और समुद्र के सामने खड़ा होता है। खुद से कहता है यार तुम कैसे किसी और की हो सकती हो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। यार मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बहुत। और रोता है बहुत। यह अपने कमरे में आती है, फ़ोन उठाकर देखती है तो हारिस की 4 मिस कॉल्स लगी होती हैं और हारिस को कॉल करती है पर वो नहीं उठाता। फिर वो हानिया को कॉल करती है, हानिया उठाती है। हेलो हया, हेलो हानिया, कैसी हो? हानिया मैं तो ठीक हूँ पर यहाँ कुछ ठीक नहीं। हया खैरियत, क्या हुआ है? हानिया नीचे नताशा आई हुई है, वो भाई के साथ है। हया क्या, वो क्यों आई है? हानिया क्योंकि भाई समझ रहे हैं कि तुम हसन से शादी कर रही हो। हया पर हारिस ये सब क्यों सोच रहे हैं? वो एक बार मुझसे बात तो कर लेते हैं। हया हया तुम परेशान ना हो, कल घर आ जाना फिर भाई से खुद बात कर लेना। हया ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। फिर हया परेशानी वाले मुंह बना लेती है।
हया अगले दिन हारिस के घर आती है। फिर हारिस नताशा के साथ कहीं जा रहा होता है। वो हया की तरफ देखता है और फिर नताशा से कहता है, नताशा चले हम। नताशा, हाँ ज़रूर, वैसे भी यहाँ चलने वाले जो मौजूद हैं। और हया घर के अंदर दाखिल चली जाती है और वह हानिया से अम्मी और दादी सबसे मिलती है। हया, दादी, हया बेटा तुम्हारे जाते ही ये घर सुना 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 सा हो गया है। अम्मी, हया बेटा अम्मा सही कह रही हैं, ऐसा लगता है इस घर की दीवारें भी तुम्हें याद करती हैं। हानिया, और बोर तो सबसे ज़्यादा मैं होती हूँ क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है, ना ही और ना नहीं, और ना वो दोनों भाई ही मसरूफ़ रहते हैं, एक स्कूल तो दूसरा ऑफिस है। यार मैं जानती हूँ, तभी तो यहाँ आ जाती हूँ क्योंकि मुझे भी आप लोगों से बहुत मोहब्बत मिली है हमेशा। हानिया, यार चलो कमरे में चलते हैं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अम्मी, हाँ हाँ चले जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को भेजती हूँ। हानिया, ओके अम्मी। फिर वो दोनों चली जाती हैं। दादी अम्मी से कहती है, वो मेरी तो ख्वाहिश यही रही है कि हारिस की दुल्हन हया ही बने। अम्मी, ख्वाहिश तो मेरी भी यही है, पर अब अम्मा क्या करें, किस्मत में यही लिखा था। हया और हानिया कमरे में जाकर बैठती हैं। हानिया हया से पूछती है कि कैसी हो तुम। हया कैसी हो सकती हूँ भला, अभी मैं हारिस को नताशा के साथ देख कर आ रही हूँ। हम लड़कियों की ज़िंदगी को क्या बना दिया जाता है, ना हमारे बाप हमें कुछ समझते हैं, पर हमें उन्हें दोनों में कभी कोई बदलाव नहीं होने देते। जिससे मोहब्बत करो वो बार बार छोड़ देता है। दुखी होते हुए कहती है हानिया, ऐसी बात ना करो हया, ये सब गलतफहमी हुई है। सब भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं हया, गलतफहमी की वही बुनियाद पर मजबूत तरीन रिश्ते टूट जाते हैं। हानिया, हया तुम सही हो अपनी जगह, पर हकीकत ये है कि सब भाई सब तुम्हें चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम हसन से शादी अपनी खुशी से कर रही हो। हया, जो भी है, मगर बात तो की जा सकती थी ना। हानिया, हाँ तुम सही कह रही हो, पर जब इंसान को लगता है कि उसका महबूब उसके साथ बेवफाई कर रहा है तो वो ऐसा ही खुदसर हो जाता है। मेरा मशवरा यही है कि हया तुम पीछे ना हटो। हया, बेवफाई नहीं, गलतफहमी और मुझे हारिस को खोने देने का डर है। हानिया, तुम ना डरो, तुम्हारी जगह तो भाई के दिल में है, तो फिर कैसा डर। हया, हानिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे और कैसे समझाऊँ हारिस को। हानिया, हाँ यार रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हानिया रो रही होती है। हानिया उसे गले लगा लेती है। हारिस और नताशा समुद्र पर जाते हैं, पानी के सामने खड़े होते हैं। नताशा हारिस का हाथ पकड़ने वाली होती है। हारिस उस फ़ौरन से दूर हो जाता है और कार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर नताशा भी वहीं आ जाती है और कहती है, हारिस अब क्यों दूर हो रहे हो मुझसे, अब तो वो चालाक शातिर लड़की भी नहीं है हमारे दरमियान। हारिस, उसका नाम नहीं लो। नताशा गुस्से से कहता है। नताशा, क्यों ना लूँ, ऐसी गरीब थर्ड क्लास लड़कियाँ। हारिस फ़ौरन से कहता है, शट अप, तुम्हें कोई हक नहीं है उसके बारे में गलत कहने का। नताशा, मैं तुम्हारे ख्यालात की पाबंद नहीं हूँ, मुझे वो चालाक ही लगती है। हारिस, मैंने कहा हयात के लिए और एक लफ्ज़ नहीं। फिर हारिस गुस्से से गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और नताशा भी मुंह बनाते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। हया के घर में शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। हया अपने कमरे में उदास बैठी होती है, मोबाइल की तरफ देखते जा रही होती है। वहाँ हारिस भी बार बार मोबाइल चेक कर रहा होता है। इतने में हानिया आती है और कहती है, कॉल करना चाहते हैं तो कर लें, यूँ सोचे ना। हारिस, मैं कैसे कॉल करना चाहता हूँ। हानिया, हया को और किसे। हारिस, कम से कम मैं इसको तो कॉल नहीं करना चाहता। हानिया, भाई जैसे आपने बेवफा समझ रहे हैं ना, वो मजबूर है, आप इस नताशा से बाहर आएँ तो आपको कुछ पता चले, आपको कुछ पता ही नहीं। हारिस, पहली बात मैं नताशा से जिस दिन मिला उस दिन भी शौक से नहीं मिला, और दूसरी बात कुछ जानना भी नहीं मुझे। हानिया, भाई मोहब्बत के दरमियान में इस अना को ना लाएं, यह सब बिगाड़ देगी। इस माशरे में लड़की आज भी अपने बड़ों के बनाए हुए असूलों के आगे मजबूर है। कल उसकी मायूं है और परसों उसकी उसकी शादी। हारिस, वो खुश है इस सब में। हानिया, भाई हसन को हया के अब्बू ने डराया धमकाया है और हया को अभी बस आपकी एक पुकार का इंतज़ार कर रही है। हारिस, ये सब झूठ ड्रामा है। हारिस ये बोलकर चला जाता है और हानिया उदास हो जाती है। हया की माया हो रही होती है, हानिया भी आई हुई होती है। हया की दोस्त भी मौजूद होती है। वहीं हानिया से कहती है, वैसे ये सब ठीक नहीं हो रहा। हानिया, बात सही है, पर अब कोई फ़ायदा नहीं। हया की चुप और भाई की अना ने सब बिगाड़ दिया है। माहीन, काश हम कुछ कर सकते हैं। हानिया माहीन को हैरानगी से देखती है और मुस्कुराती है। फिर शादी हाल में सब मौजूद होते हैं। वह अपनी दोस्त माहीन के साथ पार्लर से हाल आ रही होती है। इतने में रास्ते में हया को कुछ लोग अगवा कर लेते हैं और माहीन चलाती रह जाती है और सब हाल में उनका इंतजार कर रहे होते हैं। काफ़ी देर बाद सिर्फ अकेली माहीन आती है, तो सब कुछ हया के अब्बू को बताती है। हानिया हया हारिस को कॉल कर देती है, फ़ोन कर देती है और हया के अब्बू भाई उसे ढूंढने के लिए रवाना हो जाते हैं। हया वहाँ हानिया और हारिस के दोस्तों को बहुत सुनाती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि इस सब में हसन और महीन भी शामिल हैं।
वहाँ हाल में सारे लोग बातें बना रहे होते हैं और उनके घर वाले भी चले जाते हैं। हर्ष भी पुलिस स्टेशन में होता है और हया के भाई और अब्बू के साथ पुलिस वाले हर्ष की वजह से फ़ौरन हरकत में आ जाते हैं और फिर कुछ ही देर में हया हाल में पहुंच जाती है और सब हैरान रह जाते हैं। इसी वक्त हया के अब्बू हर्ष और आबद हाल में दाखिल होते हैं तो हया को देखते हैं। फिर हया खुश होते हुए अपने अब्बू के पास आ रही होती है तो अब्बू उसे हाथ के इशारे से रोक देते जाने को कहते हैं और हया की अम्मी फ़ौरन से आती है, उसे गले लगा लेती है। फिर अब्बू हया के सामने आते हैं और कहते हैं अब तुम्हारे वापस आने का क्या फ़ायदा, देखो तुम्हारे बारात वापस जा चुकी है हया। बाबा पर इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है अब्बू। तुम्हारा पहला कसूर तुम लड़की हो, दूसरा कसूर तुम एक सरपरी लड़की हो जिसने घर से भाग कर पहले ही शर्मिंदा करवा दिया और अब ये सब क्या असल में गवाह होती तो यूँ अचानक कैसे आ गई। फिर आबद के पास कॉल आती है, वो कॉल सुनकर फ़ौरन आता है और कहता है पापा ये सब मिले हुए हैं, अभी हमारे बंदे की कॉल आई थी, वो बता रहा था कि हसन ने इसे अगवा किया था। महासारा हर और हर सब तो सब मिले हुए हैं अब्बू। हया बस कर दो, अपने ख़ानदान का बार बार तमाशा मत बनाया करो हानिया। अंकल हया और भाई का कोई कसूर नहीं, को कुछ नहीं पता था वाकई। अब्बू तुम खामोश हो जाओ, काम तो ऐसे है कि सबके सब जेल जाओ। हया एक मिनट बाबा, आपको इतना यकीन कैसे है कि हम लोग दोनों को सब पता था, क्या जानते हैं आप आखिर। कितनी अफसोस की बात है ना कि हमेशा बेटियों ही बाप की लाज रखती हैं, पर बाप अक्सर बड़ी महफिल में ही कुछ भी कह देते हैं। औलाद बोले तो बदलिहाज ज़माने को बोलने का हक दिया जाता है, औलाद को सपोर्ट नहीं किया जाता, मुजरिम ठहरा दिया जाता है। बाबा मुझे खुदा ने लड़की बनाया है और मुझे मुख्तलिफ हूँ, खुद सर नहीं, और इन सब ने जो किया वो ज़रूर गलत है पर हमारी खुशी के लिए किया। पर आप तो बड़े थे ना, आपने क्या किया, अपनी ही बेटी के साथ गेम खेला। आबद बस हया बहुत हो गया, बाबा से कैसे बात कर रही हो आबद, बोलने दो इसे। हया भाई यही तो है, अगर कोई सच बोले तो उसे ऐसे खामोश करवा दिया जाता है। आपने भी कभी बाबा को समझाने की कोशिश नहीं की बल्कि साथ दिया उनका। आप दोनों मेरी खुशी जानते थे, बस मुझसे बदला लेने के लिए हसन को डराया धमकाया। हया रोने लगती है, माहीन हया के कंधे पर दर्दी से हाथ रखती है। वह हया हानिया हारस जाने लगते हैं, सब इमोशनल हो जाते हैं। फिर हया के अब्बू हारस को पीछे से आवाज़ देते हैं, सुनो लड़के। हारस मुड़ता है और कहता है जी अब्बू, अभी तो आंखें खुली हैं, सालों की अना के बाद खुद को देखने का एक मौका तो दो। फिर कहते हैं एक दो दिनों में अपने अब्बू अम्मी को घर लेकर आओगे क्या। वो हारस राही से देखता है और फिर हानिया की तरफ देखकर मुस्कुराता है, कहता है जी जी। और फिर अब्बू हया को गले लगा लेते हैं और वहाँ सब एक दूसरे के गले मिल रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। फिर हया के घर में हारस के सारे घर वाले आए हुए होते हैं। दादी कहती है हम तो हया को पहले ही से बहुत पसंद करते थे। हारस की अम्मी कहती है ठीक कह रही हैं अम्मी जान, और हया है ही इतनी प्यारी बच्ची। हारस और हया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, हानिया उन्हें छेड़ रही होती है। हारिस के अब्बू कहते हैं भाई साहब सब राज़ी हैं तो बस अब मुँह मीठा करवाया जाए। हया के अब्बू कहते हैं जी जी बिल्कुल। और फिर हया की अम्मी मिठाई लेकर आती है और सबको देखते हुए कहती है सबको मुबारक हो बहुत बहुत। फिर हारिस की अम्मी हया को कंगन पहनाती है और प्यार करती है और सब खुश होते हैं। और हया के घर के लान में हसन और माहीन मौजूद होते हैं। हसन यार मैं जाऊँ प्लीज़, माहीन नहीं मानूंगी, बोल दिया ना बस। और दूसरी तरफ हानिया हया का घर देख रही होती है, हया के भाई आबद के साथ। हया के कमरे के बाहर कुछ हसीन पेंटिंग्स लगी होती हैं, हानिया की बहुत खूबसूरत हैं। आबद ये सारी पेंटिंग्स हया ने ही लगाई हैं हानिया। हाँ मालूम है मुझे, जैसे दिल का शौक बहुत पहले से भाभी ही रखती हैं। आबद वो कैसे हानिया, क्योंकि वो काफ़ी मुस्बत सोच रखती हैं और ऐसे लोगों के ऐसे ही शौक होते हैं। आबद ये हम बाकी खुश मिजाज नहीं, पर आप ज़रूर हैं हानिया। पर ये कैसे अंदाज़ा लगाया आपने हानिया, क्योंकि जो दूसरों को अच्छा कहते हैं ना वो खुद अच्छा होगा। हानिया मुस्कुरा के चली जाती है और आबिद भी मुस्कुराता है। हारिस अपने दोस्तों के साथ कमरे में होता है, इतने में हया की कॉल आती है और कमरे से बाहर चला जाता है और कॉल उठाता है। हया हेलो हारिस कैसी हो। हया तो बताए कैसे हो। हारिस बहुत हंसी बहुत, वरना लोग मुझे लेडी डॉन भी कहते हैं। हंसते हुए कहती है हारिस हमारी आदत है, जो जैसा हो उसे वैसा ही देखते हैं। हया अच्छा जी हारिस, वैसे अभी ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा। हया सब्र रखें दूल्हे साहब, अभी 2 दिन बाकी हैं। हारिस इंतज़ार तो कर लेंगे जनाब, 2 दिन हो या 2 साल, तुम हमेशा जो हो दिल की तुम हमेशा हो धड़कन, हमेशा हो जान। हया शायरा मैं हूँ और पर शायरी आप कर रहे हैं हारिस, क्योंकि हम जैसों को ये मोहब्बत ही शायर बनाती है, पर आपका तो ये टैलेंट है।
हया काफ़ी अच्छी बातें कर लेते हैं आप शायर जी। फिर दोनों हम मुस्कुरा देते हैं। फिर वो 2 दिन बाद हया और हारिस का निकाह हो रहा होता है। हाल में सब मौजूद होते हैं, सब दुआ कर रहे होते हैं और फिर निकाह के बाद सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। और फिर हया हारिस के कमरे में मौजूद होती है। हारिस उसे गिफ्ट देता है, दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर सुबह नाश्ते की मेज़ पर सभी घर वाले मौजूद होते हैं। हया के घर वाले और उसकी दोस्त माहीन भी आई हुई होती है। हया हारिस एक दूसरे को मोहब्बत से देखे जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ हया का भाई आबद भी दिल में हानिया के लिए मोहब्बत लिए बैठा होता है। फिर अगले दिन हया हारिस अपने कमरे में मौजूद होते हैं। हारिस हया को हनीमून के प्रोग्राम का बताता है, पर हया जाने के लिए राज़ी नहीं हो रही होती क्योंकि वो हारिस के घर वालों से दूर नहीं रहना चाह रही होती। हया हारिस अभी फ़ौरन से जाना ज़रूरी तो नहीं है, बाद में चले जाएंगे ना, मुझे घर वालों के साथ कुछ वक्त गुजारना है पहले। हारिस तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे घर वालों के साथ कभी रही ही नहीं हो। वैसे भी वो सब खुश हैं, वो चाहते हैं कि हम जाएँ। क्या तुम मेरी ये बात नहीं मान सकती? हया हारिस पर वो कुछ नहीं, हम जा रहे हैं, ओके। या अच्छा, हारिस तो ठीक है ना, फिर तैयारी करो। हारिस बहुत खुश होता है। फिर हया और हारिस सब मिलकर रवाना हो जाते हैं। दोनों पाकिस्तान के बहुत से खूबसूरत शहरों में घूमते फिरते हैं। पर कुछ दिन गुजरने के बाद हया वापस आने की फरमाइश करने लग जाती है, पर हारिस उसे कुछ और दिन रुकने के लिए मना लेता है। और फिर एक दिन होटल से हारिस हया को बिना बताए किसी काम से चला जाता है। हया बहुत फिक्रमंद हो रही होती है। हया खुद से कहती है, हारिस तो कभी बिना बताए नहीं जाते, पर मैं भी तो सो रही थी, शायद मेरी नींद ख़राब ना हो इसलिए नहीं बताया। उफ, एक मैसेज तो कर देते ना। इतने में हारिस का मैसेज आता है कि वो फलां जगह पर आ जाए। हारिस ने उसके लिए सरप्राइज डिनर प्लान किया है। फिर हया खुद से कहती है, उफ, बता भी देते तो इनको इस सरप्राइज़ में क्या कमी आनी थी, मैं ऐसे ही परेशान हो रही थी। अब हया थोड़ा जल्दी तैयार हो जा क्योंकि जनाब ने जल्दी पहुंचने को कहा है। फिर हया खुशी होते हुए जल्दी जल्दी तैयार होती है और घर से निकल जाती है। वहाँ जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ कुछ नहीं होता, बस एक गाड़ी खड़ी होती है और जगह काफ़ी सुनसान सी होती है। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और दूसरी गाड़ी से नताशा 2 गुंडों के साथ निकलती है। हया गुस्से से वापस गाड़ी में बैठ जाती है। नताशा इन गुंडों को इशारा करती है। वो दोनों हया को गाड़ी से बाहर निकाल कर ले आते हैं। हया चीखती चिल्लाती है, हया भाग रही होती है, फिर गुंडे उसको पकड़ लेते हैं। फिर इतने में एक गुंडा हया को थप्पड़ मारता है और हया गिर जाती है। नताशा कहती है, ओ मेरी प्यारी हया, तुम तो बहुत होशियार लड़की थी, एक थप्पड़ भी मैं कदमों में गिर पड़ी। हया खड़ी होती है और कहती है, मेरा म्यार तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं है, मैं हारिस के दिल में रहती हूँ, तुम इस तरह कैसे हासिल कर पाओगी उसे, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। फिर वह गुंडों की तरफ देखती है और थूकती है उनके मुंह पर। फिर वो गुंडे हया को बहुत थप्पड़ मारते हैं। दूसरी तरफ हारिस होटल पहुंचता है तो हया को वहाँ ना पाके समझता है कि वो कुछ खरीदने बाजार गई होगी, तो वो हया का इंतजार करने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे हया का मोबाइल नजर आता है। हारिस खुद से कहता है, लगता है जल्दी में मोबाइल भूल गई है। फिर वो देखता है कि मोबाइल की होम स्क्रीन पर हारिस की तस्वीर लगी होती है। फिर वो मुस्कुराता है और खुद से कहता है, कितनी बार कहा है हया को अपने मोबाइल को लॉक रखते हैं। वैसे इस तरह मुझे ये तो पता चला कि दिल के साथ साथ मोबाइल पर भी मेरी तस्वीर है। फिर अचानक से उसके हाथ से मैसेज फोल्डर खुल जाता है। वो बंद करने लगता है तो फ़ौरन वो देखता है कि सबसे आखिरी मैसेज हारिस का होता है। वो फिर पढ़ता है तो वो हैरान रह जाता है। फिर खुद से कहता है, मैंने तो हया को कहीं नहीं बुलाया क्योंकि मेरा तो फ़ोन चोरी हो गया था, इसका मतलब हया किसी मुश्किल में है। वो फ़ौरन होटल से निकल जाता है। वहाँ गुंडे हया को पकड़े होते हैं। हया मुश्किल से खुद को छुड़ाकर नताशा के पास आती है और कहती है, देखो नताशा, ये तुम सही नहीं कर रही हो, हारिस तुम्हारे नसीब में नहीं था, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। नताशा, देखो फड़फड़ाने वाली चिड़िया, मुझे हारिस से कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे उसके पैसे पर दिलचस्पी है और तुमसे मुझे मसला ये है कि तुमने मेरी अना को लड़काया है। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। फिर वो इन गुंडों को इशारे से कहती है कि हया को पकड़ लें। फिर एक गुंडा हया के सर पर लोहे का सरिया मार देता है। हया फ़ौरन गिर जाती है और नताशा घबरा के कहती है, मारना नहीं था उसे, ये अब भागो यहाँ से। वो लोग फ़ौरन भाग जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ लोगों का हजूम जमा हो जाता है और एम्बुलेंस खड़ी होती है। इतने में हारिस भी वहाँ पहुँच जाता है। वो इस रच में घसा और हया को इस हालत में देखकर हैरान रह जाता है और फ़ौरन उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर और पुलिस वाले हारिस के पास आते हैं। पुलिस वाला कहते हैं, आप इस लड़की की कौन है? हारिस, में हया का शोर हूँ। पुलिस वाला, ये डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं और हमने अपनी तशवीश शुरू कर दी है, जल्दी मुजरिम पकड़े जाएंगे। फिर डॉक्टर कहता है, देखिए मिस्टर हारिस, केस बहुत सीरियस है, हम फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते, ऑपरेशन के बाद ही कुछ बता सकते हैं कि आप दुआ करें बस। फिर हारिस जाकर मस्जिद में नमाज अदा करता है और बहुत रो रो कर दुआ करता है। और फिर वो अस्पताल के फ़ोन से घर वालों को इत्तला करता है और हर बात याद करने लगता है जब हया यहाँ आने से मना कर रही थी और वापस जाने के लिए ज़िद कर रही थी। फिर हारिस के घर में ये खबर सुनकर वो सब बहुत उदास हो जाते हैं। हारिस की अम्मी अब्बू से कहती है,
उससे कहते हैं कि आप फिर से मालूम करें ना डॉक्टर क्या कह रहे हैं, अब अभी तो बात हुई है, आप सब समझने की कोशिश करें कि हारस वहाँ अकेला है। बार बार हम क्यों फ़ोन करेंगे, तो वो फ़ोन करेंगे तो वो मज़ीद परेशान हो जाएगा हानिया। हाँ बाबा, हम सबको भी वहाँ जाना चाहिए। अबू बेटा हारस ने कहा है कि जब डॉक्टर यहाँ की कंडीशन बताएंगे तभी वो बताएगा कि हम वहाँ जाएँ या वो लोग यहाँ आएंगे। दादी बच्चों बस करो। हानिया, जी दादी और बाबा, मैंने हया के घर में इतला कर दिया। उनके भाई कह रहे थे कि वो लोग यहाँ ही आ रहे हैं। अब वो ठीक है क्या, ठीक किया बेटा। और वहाँ हया का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। हारस दुआ कर रहा था। काफ़ी देर बाद डॉक्टर आता है हारस के पास, कहता है और कहता है मिस्टर हारस, अच्छी खबर ये है कि आपकी वाइफ की जान बच गई है। हारस शुक्रिया, शुक्र। वो खुश होने लगता है। फिर डॉक्टर कहते हैं सॉरी मिस्टर हारस, पर एक बुरी खबर भी है। उनकी जान तो बच गई है पर अपनी याददाश्त खो बैठी हैं। हारस, क्या? डॉक्टर जी, पर अभी फ़िलहाल मैं ये नहीं कैसे बता सकता कि उन्हें क्या और कितना याद होगा। ऐसे केसेस में तकरीबन ऐसा ही होता है। दिमाग का ऑपरेशन आम बात नहीं होता। डॉक्टर ये बोलकर चले जाते हैं। फिर 24 घंटे गुजरने के बाद हया होश आता है तो एक नर्स डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर हारस हया के पास जाते हैं। या थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के कमरे को देख रही होती है। फिर डॉक्टर्स को देखती है और कहती है मैं यहाँ कैसे? डॉक्टर, मिस हया, आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो आप इस वजह से यहाँ आए। फिर हारस आ जाता है और कहता है हया, पर तुम अब ठीक हो और हम अब घर जाएंगे। हया, आप कौन हैं? डॉक्टर, ये साहब आपको यहाँ लेकर आए थे। फिर हया खामोश हो जाती है। हारस और डॉक्टर बाहर आते हैं। हारस डॉक्टर से कहता है कि मुझे लगता है आपकी वाइफ को डॉक्टर हारिस से कहता है कि मुझे लगता है कि आपकी वाइफ को शादी और आपसे मुलाकात मतलब अभी कुछ सालों में जो हुआ वो सब याद नहीं है। अभी इस मसले का हल यही है कि आप तो फ़िलहाल उन्हें आप घर ले जाएं 2 दिन बाद और अपने घर वालों को सबको ये समझा दें कि सब कुछ उन्हें धीरे 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 याद करवाना है। वो भी जब मैं कहूँ। तो देखिए अक्सर ऐसा भी होता है कि उनकी याददाश्त जल्द आ जाए पर उन्हें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देना है। हारिस जी, मैं समझ गया और आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुस्कुरा कर कंधे पर हाथ रखते हैं और चले जाते हैं। हारिस खुद से कहते हैं अब कहानी क्या सुनानी है हया को। फिर वो घर वालों को सब कुछ बताता समझाता है। फिर हारिस हया के पास मौजूद होता है। हया हारिस से कहती है मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, आप अजनबी होकर मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? हारिस, इसमें ऐसा क्या है? मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। बस एक दिन की बात है, फिर आपको आपके घर वालों के हवाले कर दूंगा। या कोई और होता तो इतना ना करता। खैर शुक्रिया। फिर हया हारस अगले दिन घर जा रहे होते हैं, सफ़र करते हैं। हया हारस हया को उसके माँ बाबा के घर ले जाता है। वो अपने माँ बाप के गले लगकर बहुत रोती है। फिर सब डाइनिंग रूम में बैठे होते हैं। हया कहती है बाबा, मैं कराची कब जाऊँगी? वहाँ मेरे साथ ये हादसा कब हुआ? फिर कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, अब तो तुम हमारे साथ हो ना। अम्मी से कह रहे हैं बेटा। बाबा, हारस, अंकल आप मुझे इजाज़त दें। वो हारस, बेटा तुमने बड़ी मदद की हमारी, ये तो आसान है तुम पर। देखो अब आते रहना, अब तुम कोई अजनबी नहीं। हारस, जी अंकल। हारस जाने लगता है। फिर हया अब्बू से कहती है बाबा, हसन नहीं आया क्या? हारस ये सुनकर चला जाता है और अम्मी अब्बू को एक दूसरे को देखते हैं। हारस कमरे में मौजूद होता है और हानिया भी वहीं होती है। हानिया, भाई आपको यूँ उदास नहीं देखा जा रहा क्या? भाभी, अब बाबा, हाँ यहाँ वापस कभी नहीं आएंगी। हारस, पता नहीं, पर ज़्यादा परेशानी मुझे इस बात की है कि कहीं हया हसन के लिए सीरियस ना हो जाए। हानिया, तो ये बात हसन को समझाए ना। वैसे भी अभी तक हसन को कुछ बताया नहीं है, कहीं वो कुछ बोल ना दे। हारस, ये तो तुम ठीक कह रही हो। और वहाँ हसन घर आता है और हया को बैठे हुए देखता है और कहता है ओ आ गई आप, कैसा रहा हनीमून? अब्बा फ़ौरन से कहते हैं बेटा हसन ने बताता हूँ ना, बाइक चल। सस्ता वो हँसता है और कहता है अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? तौबा है, मैं आपका 25 साल पुराना नहीं पूछ रहा। फिर अब्बा गुस्से से इशारा करते हैं। फिर वो दोनों भाई चले जाते हैं। हया, अब्बा और हसन कि इतनी दोस्ती कब से होगी? अम्मी, मुझे तो घर का माहौल भी तब्दील ही नज़र आ रहा है। पर हसन की फजूल मजाक करने की आदत वही की वही। अब्बा हसन को सब समझाते हैं। हसन, अंकल हर बात आप मुझे ऐसे डरा के क्यों समझाते हैं? अब्बू, तो बेटा फूलों की बारिश करूँ आप पर? फिर वो अंदर चले जाते हैं। हसन, अब ऐसा तो मुमकिन नहीं। फिर हया हसन के साथ लान में होती है। हया, हसन मैं सोच रही हूँ बाबा से मेरी बात करूँ। हसन, कैसी बात? हया, उफ यार, तुमने ही तो कहा था शादी करना चाहते हो। हसन खुद से मुंह में कहता है यार 1000 बार अब हाँ से ना हो गई। हया, क्या? हसन, वो मैं कह रहा था कि कुछ दिन रुक जाओ फिर कर लेना। हया, हसन भूलना नहीं, मैं हया हूँ, कोई और लड़की नहीं जिसे तुम कभी भी बेवकूफ़ बनाकर भाग जाओ। हसन, वैसे वाकई भूल तो गया हूँ, इतना टाइम जो हो गया है। हया, कैसा टाइम? हसन, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है।
अब आके बाबा एक नाटक करते हैं, अब्बू हया बेटा हमें ये घर छोड़ना होगा। हया बाबा क्या मतलब है अब्बू, काफ़ी साल पहले काम के सिलसिले में मैंने ये घर गिरवी रख दिया था, बस मामला बड़ा तवील है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब हया बाबा समझाए ना अम्मी बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा सोचने से मना किया। अब्बू अच्छा बस ये बात छोड़े, हम फ़ौरन यहाँ से जा रहे हैं, बस अपना ज़रूरी सामान ले लो। हया अच्छा पर जाएंगे कहाँ अब्बू? हारिस के घर। हया बाबा पर हम ऐसे कैसे अजनबियों के घर रह सकते हैं अम्मी? हया बेटा वो लड़का भी अच्छा है और उसी तरह उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं अब्बू, इसने खुद कहा है जब तक हमारा मसला हल ना हो जाए हम उसके घर में रह सकते हैं। फिर ये सब हारिस के घर चले जाते हैं और एक दूसरे से मिलते बहुत खुश होते हैं, पर हारिस ये सब देखकर हैरान हो रहा होता है। हानिया आबद और हारिस सुबह लान में जाते हैं। हारिस आबद हया से तुम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए आबद। हारिस आबद हया से तुम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए था आबद, ये हानिया का प्लान था। हारिस वैसे मुझे यही लग रहा था हानिया, तो भाई आप इतने उदास थे और भाभी यहाँ रहेगी तो उन्हें कुछ याद आएगा ना, और वहाँ फिर हसन को देखती रही तो शादी वाली बात ओपन होती। आबद हसन को तो मैंने समझा दिया है हानिया, पर हमें भी कुछ करना होगा, हमें हया की नज़रों में हसन को बुरा बनाना होगा। हारिस नहीं, मैं ऐसे किसी को बुरा बनवा के उसकी मोहब्बत हासिल नहीं करना चाहता, वो जब भी ठीक हो मुझे उसका इंतज़ार है। हानिया भाई चाहे वो हसन के लिए सीरियस हो जाए, हारिस कुछ नहीं होगा, मैं सोच लूँगा कुछ। हारिस चला जाता है। आबद कहता है हया कितनी खुश नसीब है ना, इस कदर मुश्किल वक़्त में भी उसका हमसफ़र उसके साथ है। हाय काश हम भी ऐसे खुश नसीब हो जाते। हानिया आप तो रहने ही दें, सारी कहानी मुझ पर डाल दी। हानिया मुँह बनाते हुए चली जाती है। आबद खुद से कहता है यार ये तो नाराज़ ही होगी, अब मनाना होगा। देखते ही देखते 3 माह गुजर जाते हैं। हया को घर वालों से पहले की तरह वही बहुत लगाव हो जाता है और हानिया से वैसे ही दोस्ती सब कुछ। हया हारिस के कमरे में उससे कुछ भी बात करने आती है, कमरे में हारिस नहीं होता, दरवाज़ा खुला होता है, वो अंदर जाती है। हया खुद से कहती है हारिस शायद कहीं गए हुए हैं, फिर वो जाने लगती है तो इतने में हारिस वाशरूम से आता है। हया को हैरानगी से देखता हुआ कहता है आप यहाँ? हया जी असल में मुझे आपसे एक किताब चाहिए थी, वो हाइपर फोकस वाली। अच्छा आप 2 मिनट रुके, लाता हूँ। हया नहीं 2 मिनट प्लीज़ रुके, असल में आपसे बात भी करनी है। हारिस जी जी बोले। हारिस आपसे काफ़ी मदद की हमारी, और अब तो आपके घर का हर फर्द अपना सा लगता है, और जब जब आपके इस घर को देखती हूँ तो यूँ लगता है जैसे मेरी यहाँ बहुत सी यादें जुड़ी हैं। जब यहाँ आ रही थी तो मैंने बाबा से कहा था कि आप सब अजनबी हैं, पर वाकई आप सब अजनबी नहीं हैं। हुसन के तल्लुक़ ख़त्म करने के बाद मुझे एहसास हुआ ज़बरदस्ती तल्लुक़ जोड़ने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाता। फिर मुस्कुराती है। हारिस कहता है जी बिल्कुल, और हम सब ऐसे ही हैं, घुल मिल जाते हैं, और आप खुद बहुत कमाल हैं। फिर हारिस किताब निकालने के लिए शेल्फ की तरफ बढ़ता है, वो किताब निकाल रहा होता है, साथ साथ कुछ हया की तस्वीरें और हया की लिखी हुई किताब गिर जाती है, वो उठा के देखने लगती है। हारिस फ़ौरन से लेने की कोशिश करता है, पर हया सब देख लेती है और कहती है ये तस्वीरें मेरी कब की है, और आपके पास ये शायरी तो मैंने 2013 में पहली बार लिखी थी, ये कब छपी? हारिस जी असल में बात ये है कि हानिया ने गलती से रख दी होगी, वो इसने किताब ली थी ना मुझसे, और उसे कहाँ से मिली ये मुझे नहीं पता, और शायरी हसन ने दी थी, और मज़ीद मुझे कुछ नहीं पता। फिर हया हैरान होते हुए चली जाती है और खुद से कहती है ये सब क्या है, पर कुछ तो मामला ज़रूर है। फिर हया हानिया के साथ बाजार जाती है और वो दोनों रोड क्रॉस कर रही होती हैं, इतने में हया वहाँ किसी का एक्सीडेंट देखती है, इसको चक्कर आने लग जाती है। हानिया कहती है हया क्या हुआ, आप ठीक हैं? फिर हानिया ड्राइवर को आने का इशारा करती है। हया गाड़ी में बिल्कुल बेहोश हो जाती है। फिर हया के कमरे में सब मौजूद होते हैं, एक डॉक्टर मौजूद होता है और हारिस कराची वाले डॉक्टर से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। फिर वो सबसे कहता है कि वो कह रहे हैं कि हया का जल्दी होश में आ जाना ज़रूरी है, पर सब परेशान हो रहे होते हैं। इतने में हया होश में आती है और कहती है क्या हुआ था, मुझे सर में काफ़ी दर्द है। हारिस कुछ भी नहीं हुआ, आप आराम करें। हया हानिया हारिस ठीक है ना, इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों कर रहे हैं? सब एक दूसरे को देखते हैं और फिर खुशी से शोर मचाते हैं। फिर हारिस या लान में होते हैं। हारिस कहाँ कहता है यार इस वक्त तो सब कुछ छुपाना ज़रूरी था, पर आप नहीं, अब नहीं, इसलिए मैंने सब सच बता दिया। सच सच हारिस हया हारिस मुझे वो सब याद है जो नताशा ने किया। हारिस वो सब जेल में है अब।
हया, मेरे ख्याल से हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। हारिस, हया, नताशा ने जुल्म किया है तुम्हारे साथ और तुम इतनी आसानी से उसे माफ़ कर देना चाहती हो। हया, तभी तो एहसास हो रहा है वो कमज़ोर है, पर उसके घर वाले क्यों दुख उठाएं। हारिस, अच्छा मैं कुछ करता हूँ, तुम रिलैक्स लो, अभी तुम्हारी दवाइयाँ चलेंगी, पता है ना। हया, जी जी पता है। और दूसरी तरफ हसन और माहीन बाहर के पार्क में मौजूद होते हैं। हसन, माहीन, कुछ ही दिनों में अम्मी आपके घर आएंगे। माहीन, मैं भी तो सासू माँ का कब से इंतज़ार कर रही हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं और वहाँ घर में हानिया के कमरे के बाहर आबिद और हानिया मौजूद होते हैं। और आबिद, आपको मैं एक नया शौक बताऊं। हानिया, कैसा शौक। आबिद, पेंटिंग बनाने लगा हूँ। हानिया, क्या, वाकई ग्रेट। आबिद जी, किसी ने एहसास दिलाया कि ज़िंदगी में रंग भरना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, पेंसिल से स्केच बना लेते हैं और वो रंग निकाल देते हैं जो हम बचपन में अपनी ड्राइंग में भरा करते थे। हानिया, जी सही। और मुझे भी किसी ने एहसास दिलाया कि अगर ज़िंदगी से कोई इंसान चला जाए तो उसे गलत समझने, कहने और सोच कर वक़्त बर्बाद करने से बेहतर है कि आप अपने आप को संवारा जाए कल के लिए। मुस्कुराते हुए कहती है, अब तो सही तो था। तो साम अच्छा ज़रूर होगा, पर आप बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, इतनी कि आपको अंदाज़ा नहीं। हानिया, आपको पता है नीचे क्या बात चल रही है। अब क्या हमारी। हानिया हंसते हुए, अरे नहीं बाबा, आप मामू बनने वाले हैं, मैं पुप्पो। अब, सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे है, मैं फूफा बनने वाला हूँ और आप मामी। हानिया, उफ कुछ भी दो, मुस्कुराते हुए चली जाती है। और आबद खुद से कहता है, ये लड़की मुझे सीरियस क्यों नहीं लेती। फिर वो सब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। हया के अब्बा कहते हैं, ये तो हो गई हया की खुशी खबरी, पर मेरे पास एक और ख़बर है। दो सितारे छुप छुप कर जगमगाते हैं ना, साथ साथ उनके बारे में सब हैरान हो रहे थे। हया, बाबा सही से बताए ना। दादी, हाँ हाँ, हमें भी पता चले ये गुमनाम सितारे कौन है। हारिस, जब भी मुझे कल रात आसमान पर दो सितारे गुम नज़र आए। हानिया, आबद एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर हानिया के अब्बू कहते हैं, मेरे ख्याल से बेचारों को बता दो, क्योंकि वो सब शंका कर रहे हैं। हारिस, मेरी प्यारी बहन हानिया और साले जी आबद, आप दोनों को कल छत पर हम सब ने रंगे हाथों मोहब्बत का करार करते देखा, तो इसी वक्त बाबा और अंकल ने ये एक ने ये नया फैसला किया कि इन दोनों की भी शादी करवा दी जाए। हानिया, बाबा मुझे गलत ना समझें। आबद, प्लीज़ सीन ना बिगाड़ो, वो तुम्हें सही ही समझ रहे हैं। हानिया, आप तो चुप ही रहें, सारे काम आपके हैं। फिर सब लोग मुस्कुराते हैं, खुश हो रहे थे। इतने में हारिस को एक कॉल आती है, वो बाहर चला जाता है। काफ़ी देर तक जब नहीं आता तो जब वो भी बाहर चली जाती है और हारिस के पास जाती है और उसे सोचता देख कर कहती है, क्या हुआ है, कोई परेशानी है। हारिस, अभी नताशा की अम्मी की कॉल आई है, नताशा को कैंसर हो गया है, बहुत बीमार है, उनके उसके सारे पैसे सब ख़त्म हो गए हैं, पर वो मुझसे सिर्फ माफ़ी ही मांग रही है। या, और तुमने क्या कहा हरस, पहले तो दिल किया कि वो सुनाओ। और उसने जो हम सब के साथ किया, सिर्फ कागज़ के टुकड़ों के लिए उसका हिसाब लूँ, वैसे ही तड़पाऊँ पे। फिर मुझे तुम्हारी बात याद आई कि नफ़रत दिल में रखकर हम अच्छाई करने की तलकीन दूसरों को कभी नहीं कर सकते। हम जिन नबी की उम्मती हैं, उन्होंने हमेशा दुआ दी है, ज़ुल्म करने वालों को कभी बदले में बदवा नहीं दी, बदला नहीं लिया है। या बेशक हारस, तुम मेरी नज़रों में मज़ीद मोतबर हो गए हो। हम बहुत सी दफ़ा किसी की बीमारी का सुनकर ये समझते हैं कि उसने हमारे साथ बुरा किया, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है, पर हम खुदा की मसलियत नहीं जान सकते। इसलिए बेहतर है कि दूसरों को माफ़ करना सीखें और उनकी दुनिया और आखिरत को आसान बनाएं। हारस, तुम हुसन की हसीन के साथ साथ दिल की भी हसीन हो। या नहीं, मैं तो सिर्फ ख्वाबों को ही सब कुछ समझती हूँ थी। ये तो आप हैं जिसने मुझे एहसास दिलाया कि हकीकत और इंसान ज़्यादा अहम है। दोनों एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते हैं। शुक्रिया, कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉवल आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना